एक बड़ी खबर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से आलमी अखबारात में लगातार इमरान खान के बारे में खबरें छप रही हैं। टेलीग्राफ ने इमरान खान साहब के बारे में एक मजमून लिखा। उन्होंने कहा जी इमरान खान इज इन अ पाकिस्तान डेथ सेल। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक डेथ सेल में है एंड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज साइलेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान इतना बड़ा कैप्टन रहा, इतना बड़ा प्लेयर रहा, इतना बड़ा आदमी है, लेकिन जो क्रिकेट की दुनिया है वो खामोश है और इमरान खान एक मौत की चक्की में बंद है। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी जिंदगियों पर इमरान खान साहब के बहुत सारे एहसानात हैं। यानी वो कभी भी शायद क्रिकेट में ना आते और उनके इतने बड़े नाम ना होते अगर इमरान खान साहब उनको मौका ना देते या उनको इमरान खान साहब लेकर ना आते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था और सेलेक्टर्स ने कहा था ये कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को उनके अंदर कुछ नजर आया और उन्होंने उनको टीम में शामिल किया, उनको मौका दिया। आज वो लोग भी नहीं बोलते बदकिस्मती से। तो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ क्रिकेटिंग वर्ल्ड से नहीं उठ रही, इस बारे में भी ये टेलीग्राफ ने लिखा। उसके अलावा अल जज़ीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इमरान खान साहब के बारे में। उस डॉक्यूमेंट्री में अल जज़ीरा ये बताता है कि इमरान खान जो है वो नैरेटिव का बादशाह है पाकिस्तान में। यानी सब कुछ ही करके देख लिया। पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने इमरान खान साहब को जेल में बंद किया, उनका चेहरा नहीं देखा जा सकता, नो वन कैन सी हिम। और बात सिर्फ इतनी सी है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो आदमी आपको दिखाई नहीं देता वो आदमी आपके दिमाग में नहीं आता, उस आदमी को आप भूल जाते हैं। तो इतनी सी बात है और इसको वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कि इमरान खान की आवाज़ भी कोई ना सुने, उसकी शक्ल भी कोई ना देखे। तो सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से तस्वीर और वीडियोस बना बना के लगाते रहते हैं। वो इमेजिन करते रहते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो लोग इमरान खान साहब को मिलने का जिन्हें मौका मिलता है उनसे पूछते हैं कि इमरान खान कैसा दिखाई देता है, क्या मामलात है। फिर उसके मुताबिक वो इमरान खान को पोर्ट्रे करते हैं, इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्क्राइब करते हैं, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई तस्वीर बनाकर निकालते हैं। लेकिन वो इमरान खान को कुछ ना कुछ करके अवाम के दिलों में जिंदा रखे हुए। और वैसे भी इमरान खान साहब के अवाम के दिलों के अंदर जो जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह है वो वजह इमरान खान साहब का डट जाना है। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बेड़ा उठाया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अवाम को धोखा दिया और अवाम का सौदा कर दिया, उन्हें इनकलाब के लिए खड़ा किया और सौदा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी अवाम का सौदा कर दिया। इमरान खान ने अभी तक अवाम का सौदा नहीं किया। इमरान खान ने अवाम से कहा कि ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, अवाम ने कहा लड़ाई जी हम आपके साथ हैं। तो इमरान खान मार खा रहा है लेकिन उसने अवाम का सौदा नहीं किया। ये एक बड़ी वजह है लोगों के इमरान खान के साथ खड़े होने की। अब देखें ना, कभी आप टिकटॉकर ले आए, कभी आप मौलवी ले आए, कभी आप कुछ और ले आए, एक के बाद एक चीज आप लॉन्च कर दें, लेकिन इमरान खान के बयानिए का तोड़ आपके पास नहीं है। सायरा बानो साहिबा बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन है, बड़ा खुलकर बात करती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी आप भी खुलकर सामने आ जाए ना, ये वाडा और मुनीब फारूक जैसे लोगों को ना भेजा करें। असेंबली में ऐसी मनहूस शक्लें लेकर आ गए हैं जिनको गली का कुत्ता भी ना जानता हो। गोद में नहीं जूतों में बिठाया है, एक पार्टी एक जूते में और दूसरी पार्टी दूसरे जूते में। ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट को सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ। थोड़ा अर्सा पहले डीजी साहब गाली वाली भी देकर गए, काफी बड़ी एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो सारी की सारी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एंड में कह दिया जी फौज को सियासत में ना घसीटें। तो सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ, इधर उधर आप क्या देखते हैं। नाज़रीन, जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। यानी असल में तो हाथ डालना चाहिए जनरल बाजवा पे, लेकिन जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। वजह क्या है? वजह है जनरल बाजवा का साबिक आर्मी चीफ होना। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक चीज तय है कि कोई भी चीफ माजी के किसी भी चीफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने देगा। उसकी एक वजह है, जब एक चीफ के खिलाफ एक मर्तबा कानूनी कार्रवाई हो गई ना, तो उसके बाद हर आने वाला चीफ खतरे में होगा। और जो शख्स आज नौकरी पे वो कभी नहीं चाहेगा कि मुस्तकबिल में उसे किसी किस्म के मुकदमे का सामना करना पड़े। ये है सादी सी बात। और इसका आप अंदाजा यहां से लगा लेना कि आसिम मुनीर साहब ने तो इस्तिस्ना तक कबूल कर लिया कि फ्यूचर में मुझे कोई मुकदमा मेरे सामने ना आ जाए। तो क्या जनरल बाजवा के खिलाफ केस नहीं चलेगा? तो सादी बात यह है कि जब तक अवाम नहीं चाहेगी नहीं चलेगा। वो अवाम को डंडे के साथ ही चलाना पड़ेगा।
क्योंकि जनरल बाजवा ने अपने मुंह से कहा और मैंने अपने कान से सुना। जनरल बाजवा ने कहा कि आप लोग फौज के निजाम को नहीं समझते। बेशक मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन फौज मेरे ऊपर कभी भी कोई मुकदमा नहीं होने देगी। ये एक सेट पैटर्न है। आर्मी चीफ हमेशा महफूज रहता है और कोई आर्मी चीफ पिछले आर्मी चीफ के ऊपर किसी किस्म का मुकदमा नहीं होने देता। आप इस सिस्टम को नहीं समझते। ये बात जनरल बाजवा ने कही और मैंने और मेरे एक और दोस्त ने अपने कान से सुनी। फोन पे वो बात कर रहा था, मैं सुन रहा था और मैंने ये सारा कुछ सुना। अब मामला ये है कि हर कोई अपने बड़े की कुर्बानी दे देता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने लीडरों को जेलों में जाने देते हैं। पुलिस का कोई आईजी है, उसको उठा के जेल में डाल दो, हो जाता है। हर महकमे का बंदा, हर जगह का बंदा वो जेल जा सकता है, लेकिन आर्मी चीफ नहीं जा सकता, उस पर केस नहीं हो सकता। वो अपना आदमी बचाते हैं। यहां सबके लिए सीखने के लिए कि सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अपना आदमी नहीं बचा सकते। अब देखें, फैज हमीद की सजा को ना मैं एक डाइवर्जन के तौर पे ले रहा हूं। मिसाल के तौर पे आप चीजें देखें ना क्या क्या हो रही हैं कि असल मसाइल से तवज्जो हटाओ। कभी डीजी ISPR एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का तसलसल शुरू हो जाता है गालम गलोच का पूरे पाकिस्तान में। फिर फैज हमीद के हवाले से एक मुतनाज़ प्रेस रिलीज आ जाती है जिसमें दावा यह किया जाता है कि सियासत में मुदाखलत में सजा दी गई है, हालांकि बाद में बताया जाता है कि नहीं दी गई। फिर गवर्नर राज की धमकियां आ जाती हैं। फिर इमरान खान साहब की जेल में मौत की जाली खबरें चला दी जाती हैं। फिर जनाब बाहर से बंदे उठाकर मोहसिन नकवी पाकिस्तान लेकर चला जाएगा, ये चूरन बेच दिया जाता है। इमरान खान की बहनों पे तशद्दुद। हर थोड़ी देर के बाद एक नई डाइवर्जन पाकिस्तान में लगाई जाती है। वजह क्या है कि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। मसाइल क्या है? मसाइल है जनाब के इस्तिस्ना पे कोई बात ना करे, होनी नहीं चाहिए बात। फौज की जो रुकी हुई तैनातियां हैं नई आईनी तरमीम के बाद, उस पर कोई बात ना करे। गिरती हुई मईशत और महंगाई के ऊपर बात ना की जाए। बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। और गवर्नेंस में जो फ्लॉज हैं, जो बिल्कुल नाकामी हो गई हुकूमत की, उसके ऊपर कोई बात ना करे। लिहाजा हर दिन कोई ना कोई डाइवर्जन दो और उसको 2-3 दिन घसीटो, फिर एक नई डाइवर्जन लगाओ। तवज्जो हटाओ पॉलिसी, ये है मामला। लेकिन खबर ये है, मैं अच्छा जनरल बाजवा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और कुछ और लोग PMLN के, वो कहते हैं जनरल बाजवा कसूरवार था, इसने किया, इसने बेड़ा गर्क किया, सियासत के अंदर मुदाखलत की। तो अगर सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को सजा दे रहे हो तो जनरल बाजवा किस चीज की मूली है, उसको क्यों नहीं दे रहे? नदीम अंजुम कहां है, उसको क्यों नहीं सजा दे रहे? उसने तो सियासी मुतालबात मेरे से किए थे, मैं ISI की कैद में था, मेरे से सियासी मुतालबात किए थे। नदीम अंजुम को पकड़ो, उसको भी सजा दो, उसने भी सियासत में मुदाखलत की है, दो ना सजा। क्या जनरल आसिम मुनीर ने नहीं की? क्या मौजूदा जो DG ISI इन्होंने नहीं की? सब ने की सियासत में मुदाखलत, और जो मुदाखलत आज हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा जी मुझे तो फैज हमीद ने नहीं, जनरल बाजवा ने मुझे जेल में डाला था, जनरल बाजवा कसूरवार था मुझे जेल में भेजने के लिए। तो डालो ना फिर जनरल बाजवा पे हाथ, पकड़ो बाजवे को, पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि फौज अपने चीफ के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने देगी, और ये बात जनरल बाजवा ने क्लेम करते हुए कही और मैंने खुद सुनी। फजलुर रहमान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है ये जो ताहयात इस्तिस्ना इसके मामले के ऊपर। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि क्या हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुलफाए राशिदीन से भी बुलंद हो गए, कि हमारे खुलफाए राशिदीन खुद को पेश करते थे एहतसाब के लिए अदालत के सामने, वो अपने आप को पेश करते थे काजी के सामने कि ठीक है कोई चीज़ होती है तो हम जवाब दें, लेकिन क्या हमारे आज के हुक्मरान उनसे भी ज़्यादा बुलंद हो गए हैं? फिर फजलुर रहमान साहब ने भी ये करार दे दिया कि ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है। ये जो आपने अभी इस्तिस्ना ले लिया है ताहयात, इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। और साथ उन्होंने एक मशवरा भी दिया, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान और अफवाज के जो सरबराहान हैं, फौजी सरबराहान और सदर पाकिस्तान, ये जो ताहयात इस्तिस्ना वाला मामला है, इसको खुद ही इस्तिस्ना को और मुराद को जो ताहयात उनको मिल रही हैं, इसको खुद ही मुस्तरद कर दें और खुद ही कह दें कि हमें ये नहीं चाहिए। वैसे इज्जत भी इसी चीज़ में है कि ये खुद से कह दें कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। नाज़रीन, एक और ख़बर है, ये खबर जब मुझे पहले मिली ना तो मैं हैरान हो गया। मुझे मेरे सोर्स ने फ़ोन करके बताया जनाब कि खबर ये है, तो मुझे लगा कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, ये IMF इसके ऊपर मानेगा नहीं। लेकिन अब मज़ीद ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं।
शहबाज राणा साहब ने भी इसका तज़किरा किया। यहाँ पे एक और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी इसके बारे में बात की। ये जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब डॉन में है, इन्होंने भी वही बात कर दी और अब खबर जो है उसकी तस्दीक हो रही है। खबर बड़ी खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि IMF की जो रिपोर्ट छपी है ना, ये रिपोर्ट 186 सफ़ात की छपी है, लेकिन ये 186 सफ़ात की रिपोर्ट नहीं थी। ये रिपोर्ट लगभग कोई 225 सफ़ात के करीब थी, यानी इसमें इतने ज़्यादा डाटा मौजूद था। 220-225 के करीब इतने सफ़ात इसके थे। अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसके टोटल सफ़े पहले कितने थे, लेकिन इसमें से बहुत सारे सफ़ात निकलवा दिए गए इस रिपोर्ट में से। उन सफ़ात में क्या था, ये एक बड़ा सवाल है। सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इंतहाई हसास मामलात हैं, उन पर भी IMF ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी इस रिपोर्ट के अंदर, और हुकूमत ने यह दरख्वास्त की IMF के साथ मिलकर मुबैना तौर पे कि जनाब ये सफ़ात बीच में से निकाल दिए जाए। तो वो सफ़ात बीच में से निकाल दिए गए, म्यूचुअली इसको एग्री किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट शाया कर दी गई है। उन सफ़ात में भी बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के हवाले से, पाकिस्तान के कुछ हसास इदारों के मामलात के हवाले से कुछ सफ़ात उसके अंदर शामिल थे कि यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इस बजट के अंदर भी प्रॉब्लम है। मिलिट्री बजट की भी बात हो रही है और दीगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फौज के कारोबारों से रिलेटेड थी, यानी फौज जो कारोबार करती है उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी IMF की रिपोर्ट के अंदर शामिल थी कि जनाब ये जो फौज कारोबार कर रही है इसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और यहाँ पे कोई मुकाबले की फिजा नहीं बन पा रही। अब ये चीज़ें उसमें से निकलवाई गई हैं। जब वो चीज़ें उसमें से निकल गई तो फिर रिपोर्ट एग्री करके पब्लिक कर दी गई। तो 186 सफ़ात की रिपोर्ट आ गई है। बाकी जो सफ़ात हैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो सफ़ात भी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बात की है, इनसे मैं इस बात से ना इत्तफाक करता हूँ सुहेल वड़ाइच साहब से। उन्होंने कहा जी हुकूमती जमातों के पास एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है जो इन्हें कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब स्पेस नहीं देना चाहते, इस बारे में ना मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब खुद भी गवाह हैं, वो उस मुलाकात में शामिल थे, मैं भी वहीं पे था। इमरान खान साहब ने 4 चीज़ों पे हुकूमत को स्पेस देने का 2022 में ही कह दिया था और उन्होंने कहा था जब भी आप इन 4 चीज़ों पे बैठेंगे मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा और इन 4 चीज़ों के ऊपर मेरा कंसेंसस हो जाएगा आपके साथ, मैं इनके ऊपर हर किस्म का ताउन करने को तैयार हूं। वो 4 चीज़ें कौन सी थी जो इमरान खान साहब ने उस वक्त कही थी? नंबर 1, फौज का सारे मिलकर सियासत में किरदार खत्म कर देते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब भी थे, 2-3 और जर्नलिस्ट भी थे सीनियर, शायद मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे उसमें। तो उन्होंने कहा जी नंबर 1, फौज का सियासत में किरदार खत्म करना है तो मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन करवाने का एक ऐसा न्यूट्रल सिस्टम कायम किया जाए जिसके बाद कभी भी इलेक्शन मुतनाज़ ना हो, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 3, मईशत के ऊपर एक रोड मैप तैयार कर ले, फिर उसके ऊपर आइंदा कोई सियासत नहीं करेगा, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 4, एहतसाब के लिए भी एक तरीकाकार बनाया जाए, साफ और शफाफ। तो इमरान खान साहब ने कहा था इन 4 चीज़ों के लिए मैं किसी भी सियासी जमात के साथ या सारी सियासी जमातों के इकट्ठ के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, इन पे आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। तो ये स्पेस तो इमरान खान साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब आपकी मौजूदगी में इन सियासी जमातों को दी हुई थी, लेकिन अब बहुत टाइम गुजर गया, बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान पे। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बैठ के कोई ना कोई नतीजा निकाला जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, 7.14% मजीद गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। पैसों में, रुपयों में नहीं हो रहा, परसेंटेज में हो रहा है। अब ये जब आप गैस खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इजाफा है। ये MBBTU इस तरह को इसकी वो है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, मेरे अभी ज़हन में नहीं है, लेकिन इसमें जो फ़ी यूनिट कीमत बढ़ी है वो लगभग 70-75 रुपये से लेकर कोई 125 रुपये तक मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तरीके से बढ़ी है, या मुख्तलिफ कंपनीज़ की अलग अलग तरीके से बढ़ी है। तो ये इतनी कीमत गैस की एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है। तो ये नाज़रीन इनका तरीक़ाकार है, लगातार कीमतें बढ़ाई जाओ, आवाम की कमर तोड़ी जाओ और पैसा इकट्ठा करके किसी ना किसी तरह मुल्क का पहिया घसीटो, मुल्क को किसी भी तरह करके, क्योंकि अवाम काम करने को तो तैयार नहीं है। लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागना चाहते हैं, एयरपोर्टों पे इन्होंने पैरे लगा दिए
और बाहर से कोई पैसा लेकर पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। नादरीन, एक और अफसोसनाक खबर है, उसकी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ये हादी अली चट्टा और ईमान मजारी साहबा का मामला है, एक मुतनाज़ ट्वीट का मामला है। अदालत के अंदर इसको रगड़ा दिया जा रहा है। अब जो एक स्टेट कौंसल शकील जट साहब को लाया गया मैदान में, उन्होंने बड़ा अजीब इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे 4 बजे पता चला कि कोई फाइल ही नहीं है। फिर मुझे 15 सवालात दे दिए गए। मुझे ये भी नहीं पता कि ये सवालात किसने दिए हैं, यानी कौन लिख लिख के सवालात दे रहा है। बस मुझे कहा गया आपने कल ये सवालात कर लेने हैं। फिर उन्होंने कहा जी मैं तो फेयर ट्रायल के हक में हूं, ये डिक्टेट किए गए सवालात मैं नहीं करता, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। फेयर ट्रायल सबका हक है, अदालत तैयारी के लिए मुझे मुनासिब वक्त दे। और हादी अली चट्टा और ईमान मजारी, इनसे प्रॉब्लम यह है कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद करते हैं। ईमान मजारी ने यहां तक कह दिया समात में कि यहां पर जजेस भी गायब हो जाते हैं। हम एजेंसियों की बात कर रहे हैं, उन एजेंसियों की जो अदालती मामलात में मुदाखलत करती हैं। हम जो बातें कर रहे हैं वो हकीकत है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। हादी अली चट्टा ने यह भी कहा। एक कर्नल साहब सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ये ईमान मजारी साहबा ने कहा। तो नादरीन, इनके साथ दोनों मियाँ बीवी के साथ सख्त ज्यादती हो रही है और बात सिर्फ इतनी है कि ये इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कबायली इलाकों में हो, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, सिंध, कहीं पे भी हो। ये हर जगह पे जहाँ पे जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी आवाज़ों को दबाना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है। आज जो स्टेट काउंसिल है वो खुद कह रहा है कि मुझे लिखे लिखाए सवालात दे दिए, किसने लिखे ये भी नहीं पता। अंदाजा करें अदालतों को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है।